नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 चैप्टर 2 का लेके आए हैं, जिसका नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो आज जो है हम इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र की विशेषता बताइए। तो हमारा उत्तर आता है, उपभोक्ता संतुलन का तटस्थता वक्र विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें आपका पहला पॉइंट आता है, किसी वस्तु की अधिक मात्रा सदैव उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। इसे उस वस्तु का एक दिष्ट अधिमान भी कहा जाता है। तो उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र में क्या होता है कि किसी वस्तु की अधिक मात्रा जो है सदैव उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्रदान करती है। इसको जो है उस वस्तु का एक दिष्ट अधिमान भी कहा जाता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उपभोक्ता विवेकशील है। वह सदैव ही दी हुई परिस्थितियों में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो उपभोक्ता तटस्थता वक्र में जो है उपभोक्ता विवेकशील होता है और वह सदैव ही अपनी दी हुई परिस्थिति में अधिक संतुष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आगे आता है, उपभोक्ता की मौद्रिक आय दी हुई है तथा उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो उपभोक्ता की आय, मौद्रिक आय में जो है कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है, उपभोक्ता अपनी आय उन दो वस्तुओं पर खर्च करता है जो एक दूसरे की प्रतिस्थापक होती हैं। तो इसमें उपभोक्ता जो है अपनी आय को उन दोनों वस्तुओं पर खर्च करता है जो कि एक दूसरे की प्रतिस्थापक होती हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर आ जाती हैं। आगे आता है हमारा पॉइंट, उपभोक्ता का दोनों वस्तुओं के लिए अधिमान स्पष्ट है। सामान्यतः किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा की प्रबलता बढ़ती है यदि उसके पास उस वस्तु की मात्रा कम है। इसी प्रकार किसी वस्तु की अधिक मात्रा होने पर उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की इच्छा प्रबलता कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नवत हैं, जिनमें पहला आता है वस्तु का प्रकार। तो जरूरी चीजों की मांग बेलोचदार होती है, जबकि आरामदायक चीजों की मांग लोचदार होती है। विलासिता की चीजों की मांग सबसे ज्यादा लोचदार होती है। तो वस्तु का प्रकार जो है कई प्रकार से हो सकता है, बेलोचदार, लोचदार, जिनमें सबसे ज्यादा मांग जो होती है बेलोचदार, वो किसकी होती है? विलासिता की वस्तुओं की। विलासिता की वस्तु में आपकी शराब आती है। और जरूरी चीजों की मांग जो है बेलोचदार होती है, और जो आरामदायक चीजें होती हैं उनकी मांग जो है लोचदार होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, वस्तु का इस्तेमाल। तो जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कई कामों में किया जा सकता है उनकी मांग ज्यादा लोचदार होती है। जैसे बिजली और दूध का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है। तो बिजली का काम तो आप जानते हैं कितने सारे कामों में किया जाता है, और दूध का इस्तेमाल भी जो है दही बनाने में, पनीर बनाने में, कई सारे कामों में जो है दूध का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता। तो इसमें है, अगर किसी वस्तु के कई विकल्प मौजूद हों तो उसकी मांग ज्यादा लोचदार होती है। जैसे पेप्सी, कोक और थम्स अप एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं। तो पेप्सी और कोक यानी कि जो कोका कोला होती है, ये जो है एक दूसरे के प्रतिस्थापक हैं, यानी कि एक दूसरे के स्थान पर जो है इनको लिया जाता है। तो ये जो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपभोक्ता की आय। तो आमतौर पर अमीर लोगों के लिए मांग बेलोचदार होती है, जबकि गरीब लोगों के लिए ज्यादा लोचदार होती है। तो अमीर जो लोग होते हैं वो वस्तु को जो है खरीद लेते हैं जल्दी से, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होता है। तो इसीलिए जो है उनके लिए वस्तु की मांग जो होती है बेलोचदार होती है, जबकि गरीब लोगों के लिए लोचदार होती है क्योंकि उनके पास कम पैसा होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, धन का बंटवारा। तो जिस समाज में
धन का बंटवारा समान होता है वहां मांग ज्यादा लोचदार होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता की रुचि और फैशन, यानी कि उपभोक्ता की रुचि और नए आविष्कार वस्तुओं के इस्तेमाल में बदलाव लाते रहते हैं। अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पूरक वस्तुएं, यानी कि जिन वस्तुओं की मांग संयुक्त रूप से की जाती है उन्हें पूरक वस्तुएं कहते हैं, जैसे कार और पेट्रोल, मोबाइल और सिम कार्ड। तो अगर आपके पास कार है तो आपको जो है उसमें और में पेट्रोल तो डलवानी ही पड़ेगी, और अगर आप मोबाइल रखते हैं तो उसमें में जो है आपके लिए सिम कार्ड भी जरूरी होता है ताकि आप एक दूसरे से संपर्क कर सकें। तो यही जो है पूरक वस्तुएं होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है मांग की कीमत लोच क्या होती है। तो किसी वस्तु या सेवा की मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव को उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत बदलाव से भाग देने पर जो राशि मिलती है उसे मांग की कीमत लोच कहते हैं। तो ये जो है मांग की कीमत लोच लोच होती है, जैसे कि किसी वस्तु या सेवा की मांग में होने वाले प्रतिशत बदलाव को उसकी कीमत में होने वाले प्रतिशत बदलाव से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को जो है मांग की कीमत लोच कहते हैं। यदि वस्तु पर होने वाला व्यय वस्तु की कीमत में परिवर्तन की समान दिशा में होता है तो मांग बेलुसदार, तथा इसके विपरीत यदि वस्तु पर होने वाले परिवर्तन की दिशा कीमत परिवर्तन की दिशा के विपरीत होता है तो मांग की लोच अधिक होती है। तो ये जो है मांग की कीमत लोच होती है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप जो है इसे दोबारा से देखिए। अब हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपके 10 नंबर में पूछा जाता है। तो हमारा ये है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से समझाइए। तो मांग के नियम की व्याख्या इस प्रकार है कि मांग की परिभाषा से स्पष्ट है कि मांग एवं मूल्य में बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। मांग व मूल्य के परस्पर संबंध को मांग के नियम द्वारा व्यक्त किया जाता है। मांग का नियम यह बताता है कि ऊंची कीमतों पर मांग कम तथा कम कीमतों पर मांग अधिक होती है। तो मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊं तो जब भी वस्तु की कीमत जो है बढ़ती है तो वस्तु की मांग में मांग जो है कम हो जाती है, और जब वस्तु की कीमत जो है घट जाती है तो उसकी कम मांग बढ़ जाती है। तो यही जो है मांग का नियम होता है। अब इसी में हमारा आता है इस प्रकार मूल्य एवं मांग में विपरीत संबंध है। मूल्य और मांग में विपरीत संबंध का मतलब है कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी वस्तु यानी कि वस्तु की कीमत घटी हुई होती है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी मांग घट जाती है। सरल शब्दों में है कि मांग का नियम यह बताता है कि किसी वस्तु की कीमत और मांग में विपरीत संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग कम हो जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। तो यही जो है मांग का नियम होता है। अभी इसी में और आता है विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मांग के नियम की निम्नलिखित परिभाषाएं दी हैं, जिनमें सबसे पहला आता है मार्शल के अनुसार, यानी कि अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार, जिसमें किसी वस्तु की अधिक मात्रा में बिक्री के लिए उनके मूल्य में कमी होनी चाहिए ताकि उसके अधिक ग्राहक मिल सके। दूसरे शब्दों में मूल्य के गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। तो ये जो है मार्शल के द्वारा परिभाषा दी गई है। आगे हमारी नेक्स्ट परिभाषा आती है सैम्युलेशन के अनुसार। तो यदि बाजार में किसी वस्तु की अधिक मात्रा प्रस्तुत की जाए तो अन्य बातों के यथास्थिर रहने पर वह कम मूल्य पर ही बेची जा सकती है। तो ये परिभाषा जो है सैमुलेशन ने दी है। अब आपकी परिभाषा आती है तीसरी, जो कि मेयर्स के अनुसार है। तो मांग की सामान्य परिस्थितियों के अंतर्गत किसी वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा में कीमत की विपरीत दिशा में परिवर्तन की होने की प्रवृत्ति होती है। तो अब हम जो है इसको उदाहरण से समझेंगे, और एक तालिका भी है और एक आपके लिए हमने जो है इसमें चित्र भी बनाया है। तो उदाहरण में मांग के नियम को सारणी और रेखा चित्र द्वारा भी
सरलता से स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि आप बाजार में संतरा खरीदने जाते हैं और विभिन्न मूल्य पर आपकी संतरे की मांग होती है, जिनमें ये है संतरे की मांग की तालिका, जिस जिसमें एक साइड है आपका संतरे का मूल्य जो कि रुपए में है और मांग की मात्रा जो कि इकाइयों में है। तो जब संतरे का मूल्य जो है 35 होता है, तब आपके पास संतरे की मात्रा 2 होती है, और जब आपका संतरे का मूल्य 30 होता है, तो आपके पास संतरे की जो मात्रा होती है वो 3 होती है। और जब संतरे का मूल्य 25 होता है, तो उसकी मात्रा आपके पास 5 होती है, और जब संतरे का मूल्य 20 होता है, तो उसकी मात्रा जो है आपके पास 8 होती है, और जब संतरे का मूल्य जब 15 होता है, तो उसकी मात्रा जो है आपके पास 12 होती है, और जब संतरे का मूल्य 10 होता है, तो आपके पास उसकी मात्रा 16 होती है। तो इसमें आपने देखा कि जब-जब मूल्य जैसे ही घटता गया, आपकी माँग की जो मात्रा थी, वो बढ़ती गई। यानी कि संतरों की जो मात्रा है, वो बढ़ती गई है। जब 35 था, तो 2 था, 30 हुआ, तो 3 हुए, 25 हुआ, तो 5 हुए, 20 हुआ, तो 8 हुए, 15 हुआ, तो 12 हुए, और जब संतरे की मूल्य जो है 10 हुई, तो जो है आपके संतरे पास 16 संतरे आए। तो इसमें क्या हुआ कि संतरे की जो है माँग बढ़ गई और उसके मूल्य में जो है कमी हो गई। तो वही जो सारणी है, इसमें जो है आपको ऐसे भी लिखना है कि उपयुक्त सारणी के अनुसार जब मूल्य 35 प्रति इकाई है, तब वह वस्तु की 2 इकाई खरीदेगा, और जब 10 मूल्य पर 16 इकाइयाँ हैं, इससे ज्ञात होता है जैसे जैसे संतरों का मूल्य कम होता है, वैसे-वैसे इसकी माँग बढ़ती जाती है। इसी प्रकार मूल्य में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाती है, संतरों की माँग घटती जाती है। उम्मीद है कि आपको जो है इस चित्र की सहायता से भी जो आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, यानी कि सारणी की सहायता से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न जो कि ये भी आपके 10 नंबर में पूछा जाता है, और पिछली बार ये सभी क्वेश्चन जो है आपके 2024 के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि मांग की लोच के प्रकारों का वर्णन कीजिए तथा मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी वर्णन कीजिए। तो हमारे मांग की लोच के प्रकार कई हैं, जिनमें मांग की लोच के 4 प्रकार मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों पर आधारित हैं। तो सबसे पहला आता है मांग की कीमत लोच। तो मांग की कीमत लोच कीमत में बदलाव के संबंधों में मांग में उच्च संवेदनशीलता को इंगित करती है। यानी कि मांग की कीमत लोच में जो है मांग में होने वाले बदलाव के संबंध में मांग में जो उच्च संवेदनशीलता होती है, उसको प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए उत्पाद या सेवा की कीमत में बदलाव से ग्राहक उपलब्ध अन्य विकल्पों या विकल्पों पर स्विच करने लगता है, यानी कि उन पर जाने लगता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मांग की क्रॉस लोच, या हम इसको जो है आड़ी या तिरछी लोच भी बोलते हैं। तो इसमें जो है मांग की क्रॉस लोच एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन और दूसरी वस्तु की मांग पर इसके प्रभाव के बीच संबंध को परिभाषित करती है। उदाहरण के लिए इसमें जो है आपके चाय और कॉफी एक दूसरे के विकल्प हैं। यानी कि जब कॉफी की कीमत में होती है, तो चाय की मांग में वृद्धि हो सकती है, और जब इसके विपरीत भी यही असंबंधित उत्पादों का विचार नहीं करता है। यानी कि जब भी कॉफी की कीमत में वृद्धि होती है, तो चाय की जो मांग होती है उसमें वृद्धि होती है। अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है मांग की आय लोच, यानी जिसे हम आर्थिक लोच भी बोलते हैं। तो मांग की आय लोच, जिसे आर्थिक लोच के रूप में भी जाना जाता है, ग्राहक की आय और उत्पाद की मांग के बीच संबंध को परिभाषित करता है। तो जो मांग की आय लोच जो है ग्राहक की आय और उत्पाद की मांग के बीच जो है संबंध को परिभाषित करता है। उदाहरण, जब ग्राहकों की आय का स्तर बदलता है, तो यह उत्पाद ए की मांग को प्रभावित करता है, जबकि कीमत और अन्य कारक बरकरार रहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विज्ञापन की लोच। तो इसमें जो है मांग की विज्ञापन लोच कंपनी की बिक्री पर उसके विज्ञापन के प्रभाव को परिभाषित करती है। यह विज्ञापन
अभियानों और उत्पाद या सेवा की मांग के बीच संबंध का विश्लेषण करता है। आमतौर पर विज्ञापन लोच को एक सटीक तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि यह ग्राहक की रुचियों को खर्च करने की आदतों जैसे कई महत्वपूर्ण कारकों की अनदेखी करता है। तो विज्ञापन, जिसे हम आज के टाइम पर एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि आपने कई सारे टीवी में देखा होगा कि उनमें जो है, जैसे किसी क्रीम का ऐड आ गया, किसी फ़ोन का ऐड आ गया, किसी चाय का ऐड आ गया, तो ये जो है, हम इसको जो है विज्ञापन की मांग लोच बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसी में आते हैं मांग की लोच को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक, जिनमें पहला आता है तत्कालिकता का स्तर। तो यदि उपभोक्ता को कोई उत्पाद अति आवश्यक लगता है, तो वह कीमत में बदलाव की परवाह किए बिना उसे खरीद सकता है। उदाहरण के लिए, जीवन रक्षक दवाओं को बेलोचदार उत्पाद माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता कीमत में बदलाव के साथ अपनी खपत बंद नहीं करेंगे। तो तत्कालिकता का स्तर ये होता है कि जब कोई हमारे जीवन को बचाने वाली वस्तु होती है, जैसे जिनमें अभी मैंने आपको उदाहरण दिया कि जीवन रक्षक दवाएं जो कि बेलूसदार उत्पाद मानी जाती हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोक्ता की ये मतलब बदलाव के साथ अपनी खपत बंद नहीं करते हैं। तो वो जो है उपभोक्ता जो है उसको की कीमत में होने वाले बदलाव की परवाह किए बिना जो है उसको खरीद लेता है, क्योंकि वो जो है उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता की वस्तु होती है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विकल्प की उपलब्धता, यानी कि उदाहरण के लिए पदार्थ उद्योग में दो प्रतिद्वंदी हैं, जैसे कि कोका कोला और पेप्सी। तो दुनिया में कोका कोला और पेप्सी दोनों बाजार में उपलब्ध हैं और समान स्वाद के कारण लोग दोनों को पसंद करते हैं। कोका कोला की कीमत में अचानक वृद्धि से उनकी मांग कम हो जाएगी और पेप्सी की मांग की बिक्री बढ़ जाएगी। तो ये जो कोका कोला है और पेप्सी जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस ड्रिंक हैं, जो कि पूरी दुनिया यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो है फेमस हैं, और ये जो है दुनिया के किसी भी बाजार में उपलब्ध हैं, जो कि आपको मिल जाएंगी। और अगर कोका कोला की मांग में यानी कीमत में वृद्धि होती है, तो पेप्सी की मांग की जो बिक्री है वो जो है ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, यानी कि ग्राहक अक्सर कुछ ब्रांडों के प्रति वफादार होते हैं। ऐसे वफादार ग्राहकों द्वारा उत्पाद की कीमत में वृद्धि के बावजूद विकल्प पर स्विच करने की संभावना कम होती है। स्विच यानी कि दूसरे ब्रांड को खरीदने की। उदाहरण के लिए, जो उपयोगकर्ता मैक बॉक्स में उच्च गुणवत्ता देखते हैं, वह मैक बॉक्स की कीमत में वृद्धि होने के बावजूद अन्य ब्रांडों पर स्विच नहीं कर सकते हैं। यानी कि व्यक्ति की प्राथमिकता, जैसे कि कुछ लोग जो है अब आज के टाइम पर जो है काफ़ी तरह के जूते चल रहे हैं, जैसे कि आपके एडिडास के जूते। तो कुछ लोग जो है एडिडास के जूतों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो जो है ज़्यादातर एडिडास के ही जूते खरीदते हैं, क्योंकि उनको जो है वो अच्छे लगते हैं। इसीलिए अगर उनकी कीमत में वृद्धि भी हो जाती है, तो वो जो है उनको नहीं छोड़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है बाजार प्रतिस्पर्धा। तो इसमें जो है घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा का स्तर एक अन्य कारक है। उच्च प्रतिस्पर्धा से ब्रांड के प्रति वफादारी कम होती है और मांग की लोच बढ़ती है। इसके विपरीत कम प्रतिस्पर्धा में अस्थिरता पैदा होती है, क्योंकि उपभोक्ताओं के पास बहुत कम या कोई विकल्प नहीं बचता है। तो ये जो है बाजार प्रतिस्पर्धा होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसमें है सूचना की उपलब्धता, यानी कि इंटरनेट और स्मार्टफोन के आगमन के साथ ग्राहकों के पास विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विशाल ज्ञान तक पहुंच होती है, जिसमें आवश्यक जानकारी तक आसानी से आसानी पहुंच के साथ वे उचित निर्णय ले सकते हैं। जिन ग्राहकों के पास ऐसी जानकारी तक आसान पहुंच नहीं है, वे मांग की कम लोच में योगदान कर सकते हैं। तो ये जो है सूचना की उपलब्धता होती है, यानी कि आज के टाइम पर जो है इंटरनेट और स्मार्टफोन जो है सभी के पास होता है, और इसके आगमन से जो है साथ ही ग्राहकों के पास विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के विशाल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं,
और आवश्यक जानकारी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। वे उचित निर्णय भी ले सकते हैं। जिन ग्राहकों के पास ऐसी जानकारी तक आसान पहुंच नहीं है, वे मांग की कम लोच में योगदान कर सकते हैं। तो ये जो है आपका चैप्टर आज समाप्त होता हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।